मैं बच्चों को घुमाने फिराने जाती तो ड्राइवर को भी साथ ले जाती। जो खुद खाती उसे भी खिलाती। ड्राइवर बच्चों पर जान छिड़कता। रात होती तो बेफिक्र होकर ड्राइवर को क्वार्टर में सुला लेती। लेकिन एक रात क्वार्टर की छत टपकने लगी तो ड्राइवर को बोला, आज मेरे कमरे में सो जाओ। मगर उस रात होश उड़ गए। ड्राइवर तो मेरे पति ने एक पठान जवान और खूबसूरत ड्राइवर रखा था। जब पहली बार मैंने उसको देखा तो हैरानी से उसे देखती रह गई। वह इतना खूबसूरत था कि देखने वाला नजरें पलटना भूल जाए। और मैं सौंदर्य उपासक औरत थी। खुद भी हसीन थी। मगर मेरा पति जरा भी प्यारा न था। हमारे यहाँ रिवाज था कि शादी के बाद ही दुल्हन दूल्हे को देखती थी। न तस्वीर दिखाई जाती थी, न ही हमारी रजामंदी पूछी जाती थी। ये सब फैसले बड़े करते थे। मेरी शादी पर भी ऐसा ही हुआ था। मैं खूबसूरत थी, इसलिए सपने भी मैंने ऐसे ही पति के देखे थे। मुझे लगा कि मेरे माता पिता मेरे लिए एक ऐसा हमसफर तलाश करेंगे जो देखने में मुझ जैसा हो। योगेश से जब मेरी मंगनी हुई तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे कोई उसकी तस्वीर ही दिखा दे। लेकिन नहीं, मेरे पापा इस मामले में बड़े सख्त थे और मेरी माँ मेरे बाप से बेहद डरती थी। उनसे यह नहीं कह सकती थी कि योगेश की तस्वीर ही मंगवा दें। लेकिन मेरी बड़ी बहन जो योगेश को देखकर आई थी, उसकी बड़ी तारीफ कर रही थी। फिर मेरी बड़ी दोनों बहनों के पति भी खूबसूरत शक्ल वाले थे। मेरी बहनों के साथ उठते बैठते झंझते थे। मैंने सोचा, जाहिर है मेरे माता पिता ने मेरे लिए भी ऐसा ही पति तलाश किया होगा। शादी पर हमारे यहाँ यह रस्म भी थी कि दुल्हन का घूंघट निकालकर ही उसे दूल्हे के सामने बिठाया जाता था। इसलिए मैं अब तक योगेश को देख ही नहीं पाई। ससुराल पहुंची तो मुझे कमरे में लाकर बिठा दिया गया। रात को ही योगेश कमरे में आए। मैं घूंघट के अंदर ही शर्माई शर्माई सी बैठी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया, मैं देखकर अपनी नजरें चुरा गई थी। मुझे लगा मेरा दिल छान से टूटा है। योगेश मेरे कल्पना से बिल्कुल विपरीत थे। सांवली रंगत, बड़े नैन, सामने के दो दांत मुस्कुराने से बाहर साफ हो रहे थे। यह देखकर तो मेरी आंखों में आंसू छलक गए। जब योगेश ने मेरा हाथ पकड़ा तो अपनी सफेद रंगत वाली कलाई मुझे योगेश के सामने हाथों में बुरी सी लग रही थी। मैं ये सोच रही थी कि आखिर मेरे माँ बाप ने योगेश के अंदर देखा क्या था। मैं कैसे इस शख्स के साथ जिंदगी गुजारूंगी। मेरे रोने पर योगेश मेरे रोने की वजह पूछने लगे। मैं क्या वजह बताती? अगर वह बता देती तो मुझे शायद छोड़ देते। इसलिए मैंने कहा, घर वालों की वजह से उदास हूँ। हमारे यहाँ तलाक का भी कोई न था। दूल्हा पसंद हो ना हो, लड़की को बस वही जिंदगी गुजारनी पड़ती है जहाँ उसके माता पिता उसकी शादी कर देते हैं। मैं भी जानती थी कि अब जो कुछ भी है योगेश ही है। दिल मिले न मिले, नसीब तो मिल ही चुके थे। चंद दिन बाद जब मैं अपने मायके रहने के लिए गई तो मैंने अपनी बहनों से कहा कि आपने क्या देखकर मेरी शादी योगेश से की है। ये कहते हुए मेरे आंसू छलकने लगे थे। मेरी बहनें मुझे हक्का बक्का देखने लगीं। मेरी माँ कहने लगी, क्या कमी है उसमें? अच्छा खासा कमाता है, बल्कि तुम अपनी दोनों बहनों में ज्यादा सुखी जिंदगी गुजारोगी। योगेश का अपना बड़ा घर है, अच्छा खाता पीता है, गाड़ी है। तुम्हारी बहनों के पति तो किराए के घरों में रहते हैं। मोटरसाइकिल पर ही तुम्हारी दोनों बहनें पतियों के साथ आती जाती हैं। मैंने कहा, अम्मा, मैंने जिंदगी इंसान के साथ गुजारनी थी, उसके घर और गाड़ी के साथ नहीं। मैं भी मोटरसाइकिल का सफर कर लेती, किराए के घर में रह लेती, पर पति तो ऐसा होता जिसे देखने का जी चाहता। मेरी माँ ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। कहने लगी, ना तू नाशुक्र औरत है, इतना भी बुरा नहीं है, वह अच्छा खासा ही तो है। मैंने कहा, ठीक है, आपको तो अच्छा खासा ही लगेगा, पसंद जो आपकी है, मेरी तो नहीं है। मैं अपने माता पिता से इस कदर बदजन हो गई थी कि मैंने उनके घर जाना छोड़ दिया। ज्यादा वक्त मैं घर पर ही गुजारती थी। उसके माता पिता जिंदा नहीं थे। बहुत बड़ा घर था, बहुत नौकर चाकर थे, सब कुछ था। बस जिसके साथ वक्त गुजारना था वह मुझे पसंद न था। जब भी योगेश मेरे साथ बैठता, बातें करता तो मैं बहाने से उठने लगती। मेरे सर में दर्द है, मुझे नींद आ रही है। कभी कहती कि मैं पूरा दिन नौकरानी से काम करवाते करवाते थक जाती हूँ, मैं जल्दी सोने की आदी हूँ। जो बहाना मुझे समझ आता मैं उसे बनाती रहती। वह चुपचाप टिकट की बांधे मुझे देखता रहता, फिर बड़े प्यार से कहता, अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, दिन भर की थकी हुई हो। मैं जितना उससे कतराती वह उतना ही मेरे पास आने की कोशिश करता। चंद महीने गुजरने के बाद ही मैं उम्मीद से हो गई थी। यह वक्त औरत के लिए ऐसा होता है कि वह खुशी से हवाओं में उड़ती रहती है और मैं रोने लगी थी। बड़ी मुश्किल से मैं एक बदसूरत पति को बर्दाश्त कर रही थी और अब उसका बच्चा, जाहिर है वह भी ऐसा ही होगा। योगेश बहुत खुश था, मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। अब तो उसने मेरे लिए 24 घंटे की नौकरानी रख दी थी ताकि मैं उठकर पानी का गिलास भी खुद न पीऊं। लेकिन मेरे शिकवे भी खत्म नहीं हुए थे। मेरे घर बेटा पैदा हुआ था, लेकिन शुक्र था वह मुझ पर गया था, मेरी तरह ही खूबसूरत था। इसलिए मैंने अपने उस बेटे से बड़ी मोहब्बत की। लेकिन उसके बाद जब मेरे घर दूसरा बेटा पैदा हुआ तो वह अपने बाप पर था और मैं उसे हाथ भी नहीं लगाती थी। अपनी नौकरानी से कहती थी कि तुम ही संभालो इसे। बहरहाल
ये हुआ था कि मैंने दिल को समझा लिया था कि मुझे जिंदगी यूं ही गुजारनी है, जब तक वह ड्राइवर हमारे घर नहीं आया था। योगेश ने मेरे और घर के लिए एक पठान ड्राइवर को रख लिया। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं अपने होश और हवास खो बैठी थी। एक नज़र में उसे देखे जा रही थी और वह शायद मेरी नज़रों से घबराकर नज़रें चुराने लगा था। बार बार वह चोरी छिपे मुझे देखता। जब मुझे अपनी तरफ तवज्जो देता पाता तो नज़रें चुरा लेता। वह 22-23 साल का नौजवान लेकिन हुस्न का शाहकार था। मेरे पति ने उससे 2-4 सवाल पूछे कि तुम्हें गाड़ी तो ठीक से चलानी आती है, क्योंकि तुम्हें मैं घर के लिए ड्राइवर रखना चाहता हूँ। पत्नी और बच्चों का मामला है, ये ना हो कि मुंह में नस्वार डाले तुम गाड़ी चलाओ और कहीं ना कहीं ठोक दो। ये सुनकर जब वह पठान नौजवान मुस्कुराने लगा तो उसके गाल पर पड़ने वाला डिम्पल तो जैसे मेरी जान लेने लगा था। मेरे पति से कहने लगा, नहीं साहब जी, मैं नस्वार नहीं खाता और गाड़ी भी बड़ी एहतियात से चलाता हूँ, आप बेफिक्र रहें। मैं यह सुनकर बड़ी खुश हो गई कि मेरे पति ने इस ड्राइवर को नौकरी पर रखा है। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, सुबह 7 बजे तुम्हें मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है और उसके बाद बेगम साहिबा जहाँ कहेंगी उसे ले जाना। वैसे मेरी बेगम बाहर कम ही आती जाती है, हाँ, लेकिन शॉपिंग के लिए भी कभी कभार चली जाती हैं। वह कहने लगा, जी साहब जी, आप बेफिक्र रहें, मालकिन को मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी। अब तो मेरा ज्यादातर वक्त बाहर घूमने फिरने में ही रहता था। जैसे ही बच्चे स्कूल से आते मैं उन्हें खाना वाना खिला देती और कहती कि चलो आज पार्क में घूमने चलते हैं। बच्चे भी बड़े हैरान कि हमारी माँ को आज हुआ क्या है। कहाँ वह मेरी मिन्नतें करते रह जाते थे कि हमें ले जाए, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज मैं उनसे खुद कह रही थी। वह जल्दी से तैयार हो गए। मैं भी आज खूब दिल से तैयार हुई थी। अच्छी सी साड़ी पहनी, मेकअप किया, बालों को भी खुला छोड़ दिया। जैसे ही मैं बाहर आई तो ड्राइवर अपने कंधे पर रखे माल से गाड़ी का शीशा और गाड़ी साफ कर रहा था। मैंने कहा, जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें पार्क जाना है। वह फौरन से सिर हिलाता हुआ गाड़ी में बैठ गया। चौकीदार ने मेन दरवाजा खोल दिया। मेरे बच्चे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गए और वह खामोशी से पार्क के एक बेंच पर बैठ गया। मेरे बच्चे वहां पर खेलने लगे। मैं कुछ देर तो जानबूझकर पार्क पर टहलती रही, उसे देखती रही। वह नजरें झुकाए हुए बैठा हुआ था और फिर बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद ही मैं उसके बेंच पर बैठ गई। मैंने देखा कि वह कुछ तजब्दब का शिकार हुआ था। जानबूझकर उसके हाथ पर हाथ रख दिया। वह बुरी तरह चौंका था। मैंने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत खुश नसीब हो वह लड़की जिसकी तुमसे शादी हो गई। वह गुस्से से मुझे देखने लगा। मैंने फौरन से बात को बदल दिया। फिर मैं बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में चली गई। वह बाहर ही बैठा था। मैंने कहा, आओ बच्चे, शौक से बर्गर खाते हैं, आज तुम्हें भी बर्गर खिला देती हूँ। बर्गर का नाम सुनकर उसके चेहरे पर मैंने मुस्कान देखी थी। मैं भी खुश हो गई कि चलो उसका मूड अच्छा हुआ। वह फौरन से गाड़ी लॉक करके रेस्टोरेंट के अंदर आ गया, लेकिन बैठा दूसरे टेबल पर था। मैंने वेटर से बर्गर लाने के लिए कहा और उस ड्राइवर के लिए भी ऑर्डर कर दिया। मैंने देखा वह बड़े खुश होकर बर्गर खा रहा था, साथ में पेप्सी की बोतल भी पी रहा था। मैं समझ गई कि वह खाने पीने का शौकीन है, इसलिए जब भी मैं बाहर जाती, कभी उसे आइसक्रीम तो कभी बर्गर, कभी पिज्जा, कुछ न कुछ खाने का लालच देती रहती थी और वह खुश रहता और उससे बातें भी करती रहती कि मुझे वह अच्छा लगता है। वह चेहरे पर नागुबारी डाले मेरी बातें सुनता था, लेकिन मैंने नोट किया था कि वह मेरे बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत करने लगा था। एक बार दोपहर के 11 बजे ही तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने देखा कि वह बेहद परेशान था। कहने लगा कि आज मैं बच्चों को जल्दी ही स्कूल से ले आता हूँ। अगर मैंने उनकी छुट्टी का इंतजार किया तो सड़कों पर पानी भर जाएगा और गाड़ी भी खराब हो जाएगी, बच्चे परेशान ना हो जाए। यह कहकर ही वह फौरन से बच्चों को लेने के लिए चला गया। उसका मेरे बच्चों के लिए यूं परेशान होना मुझे अच्छा लगने लगा था। अब मैं ये कोशिश करती थी कि जैसे तैसे भी योगेश मुझसे बदगुमान हो जाए और मुझे छोड़ दे, ताकि मैं किसी न किसी तरह उस ड्राइवर से शादी कर लूं। योगेश अब तक यह घर और अपनी बहुत सी जमीनें मेरे नाम कर चुके थे, इसलिए मैं जानती थी कि अगर वह मुझे तलाक भी दे देंगे तो मेरे पास ठीक ठाक दौलत आ चुकी थी। मुझे खूबसूरत लोग पसंद थे, या यूं कह लें कि खूबसूरती मेरी कमजोरी थी और उसकी खातिर मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। चंद दिन बाद ही एक बार मेरे पति के नंबर से फोन आया। मैंने फोन उठाया तो कोई अजनबी था। जो खबर उसने सुनाई, पहले तो मैं दिल पकड़ कर बैठ गई। वह कहने लगा कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में है। उसने मुझे एक हॉस्पिटल का नाम बताया और फौरन से कहा कि आप यहाँ पहुंच जाएं। मैंने जैसे फोन बंद किया, फौरन से बाहर की तरफ लपकी। चंद कदम मैंने तेजी से बढ़ाए, लेकिन फिर एकदम से रुक गई। मेरे दिमाग में एक अजीब सा शैतानी ख्याल आने लगा कि अगर मेरा पति हॉस्पिटल में है और उसका एक्सीडेंट हो चुका है, तो हो सकता है कि वह तफ्तीशनाक हालत में हो। एक अजनबी का फोन आया है। फिर मेरे दिल में आया कि अच्छा हो कि वह मर जाए ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए। मैं जानबूझकर अपने पति के पीछे नहीं गई। मैंने अपना फ़ोन भी ऑफ कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मेरा पति बच गया और मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगी कि मुझे तो किसी की कॉल नहीं आई। बहरहाल कुछ देर मैं इसी इंतज़ार में बैठी रही कि कब मुझे मेरे पति की मौत की खबर आएगी।
अचानक से मुझे तेजी से गाड़ी से बाहर निकलने की आवाज आई। मैं फौरन से उठकर जब बाहर लॉन में आई तो चौकीदार बेहद परेशान था। दरवाजा भी पूरा खुला हुआ था, बाहर गाड़ी भी कोई नहीं खड़ी थी। मैंने कहा, ये ड्राइवर कहाँ गया है? चौकीदार कहने लगा, बेगम साहिबा, ड्राइवर के नंबर पर साहब जी के नंबर से फोन आया था। उनका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए ड्राइवर उनके पास गया है। ये सुनकर मैंने हैरत का इजहार किया। मैंने कहा, मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे हो गया एक्सीडेंट? मैंने यूं जाहिर किया जैसे मैं हर बात से बेखबर हूं। मैंने जानबूझकर अपनी आंखें यूं रगड़ने लगीं जैसे रो रही हों। दुआ कर रही थी कि काश कि मेरा पति सही सलामत आ जाए। 2 घंटे बाद जब ड्राइवर वापस आया तो मेरा पति उसके साथ ही था। मुझे हैरत का झटका लगा क्योंकि उसे तो मामूली सी चोटें आई थीं, हल्का सा लंगड़ा के चल रहा था और ड्राइवर उसे सहारा देते हुए घर के अंदर ले आया। मैं जानबूझकर उससे सवाल करने लगी, कैसे हो गया एक्सीडेंट? आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? हालांकि मुझे जरा भी उसकी परवाह न थी। मुझे तो यह था कि वह जिंदा बचकर आ क्यों गया। वह कहने लगा कि अभी मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, मेरे सर में बहुत दर्द है। ऐसा करो, मुझे चाय बनाकर दे दो और दवा भी दे दो। मैंने उसे दवा दी, चाय बनाकर दी, यूं जाहिर करने लगी जैसे मुझे उसका बड़ा एहसास है। उसके बाद चंद दिनों में वह ठीक हो गया। एक दिन मुझसे कहने लगा, मैं अब बीमार रहने लगा हूं, इसलिए अपनी बाकी की जायदाद भी तुम्हारे नाम करना चाहता हूं। उसने चंद पेपर पर मुझसे साइन करवा दिए। मैं तो खुश हो गई, लेकिन एक बार मुझे मौका मिल गया। इस बार बारिश रात को बरसी थी। तकरीबन 10 बजे ऐसी तूफानी बारिश हुई कि मेरे पति का फोन आ गया कि वह फार्म हाउस पर अपने दोस्तों के साथ गया था और बुरी तरह से फंस गया है, इसलिए हो सकता है कि रात को वापस न आ सके। मैंने सोचा यह मौका अच्छा है, मैं किसी बहाने से ड्राइवर को अपने कमरे में बुला लेती हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि जिस क्वार्टर में ड्राइवर रहता है उसकी छत पर जगह जगह शगाफ पड़ चुके हैं। जब बारिश होती पानी सारा कमरे में आ जाता है। मैं फौरन से छतरी लेकर बाहर आई। चौकीदार भी अपने क्वार्टर में जा चुका था। मैंने फौरन से ड्राइवर के क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक दी। ड्राइवर सोया नहीं था, सो भी कैसे सकता था, उसका तो पूरा क्वार्टर पानी से भर चुका था। उसने दरवाजा खोला और बेदिली से मुझे देखने लगा। छत पानी से टपक रही थी और वह चारपाई खड़ी किए हुए देख रहा था कि कब पानी गिरना बंद हो और वह लेटे। मैंने कहा, ओहो, तुम्हारा सारा क्वार्टर पानी से भर गया है। ऐसा करो, तुम अंदर आकर सो जाओ। वह कहने लगा, बहुत शुक्रिया मालकिन जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता रात भर बारिश रुकेगी और मैं यही सोच रहा था कि मैं कैसे सोऊंगा। लेकिन जैसे ही वह लॉन के अंदर दाखिल हुआ, मैंने उसे अपने कमरे में जाने का इशारा किया। कहने लगा, मैं कैसे आपके कमरे में सो सकता हूँ? मैंने कहा, तुम्हारे साहब फार्म हाउस गए हैं और रात घर वापस नहीं आएंगे। मेरा क्या है, मैं बच्चों के कमरे में जाकर सो जाऊंगी, तुम आराम से मेरे कमरे में सो जाओ। पहले तो वह कतराता रहा, इनकार भी करता रहा, लेकिन मेरे बार बार इसरार करने पर वह मेरे कमरे में चला गया। कुछ देर मैं बच्चों के कमरों में बैठी रही कि अचानक से मेरे पति की कॉल आ गई। वह कहने लगा कि रास्ते में है, बस कुछ देर में ही घर पहुंच जाएगा। यह सुनकर तो मेरा दिल घबरा सा गया था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। मैंने सोचा कि इस तरह मेरा पति मुझे फौरन से तलाक दे देगा। मैं फटाफट से उठी और अपने कमरे में चली गई। वह ड्राइवर बेड पर सो रहा था। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, वह झट से उठ बैठा। मुझे यूं कमरे में देखकर वह घबरा गया। कहने लगा, आप कमरे में क्या कर रही हैं? मुझे पता था कि कुछ ही देर में मेरा पति पहुंच जाएगा, इसलिए मैं उसके साथ लग गई और वह मुझसे अपना आप छुड़वाने लगा। मैंने जानबूझकर अपने बाजू फाड़ दिए और यूं जाहिर करने लगी जैसे कि वह मेरे साथ बदतमीजी कर रहा हो, और शोर मचाने लगी। ऐन उसी वक्त मेरे पति ने दरवाजा खोला तो मैं रोने लगी और रोते हुए अपने पति के साथ लग गई। मैंने कहा, ये ड्राइवर मेरे साथ। मेरा यह कहना था कि मेरे पति ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। यह देखकर मैं हैरान रह गई और वह ड्राइवर हाथ बांधे खड़ा था। मेरा पति कहने लगा कि मैं सब जानता हूं कि तुम मेरे साथ क्या ड्रामा रचा रही हो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैंने इस कमरे में कैमरा लगा रखा था। मुझे पहले ही शक था कि तुम इस ड्राइवर को अच्छी नजर से नहीं देखती, और फिर तुम्हारी सारी बातें यह ड्राइवर बताता था कि तुम कैसे कैसे इस पर मेहरबानियां करती हो। मैं सब जानता हूँ। यह सुनकर तो मैं दंग सी रह गई। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और साथ में यह भी कहने लगा कि जितनी जायदाद मैंने तुम्हारे नाम लगाई थी वह मैं तुमसे वापस ले चुका हूँ। जिस पेपर पर मैंने तुमसे साइन करवाए हैं वह पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर थे। जब तुम मेरी वफादार नहीं तो फिर मेरी किसी चीज पर तुम्हारा कोई हक भी नहीं है। मैं रोती रोती अपने घर चली गई। मुझे आज अपने आप पर बेअफसोस हो रहा था। मैंने अपनी खुदपसंदी में अपना घर उजाड़ दिया था। काश मैं अपने पति से ही मोहब्बत करती, उसे अपनी वफा देती तो हालात आज कुछ और होते। शक्ल सूरत सब ऊपर वाले की बनाई हुई है, तो हमें अपने सच्चे रिश्तों के किरदार देखकर साथ निभाना चाहिए, न कि शक्लों के पीछे भागकर अपना घर बर्बाद कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज आपको एक नई कहानी सबसे पहले और समय पर मिलती रहे।